Hello students, welcome again to my channel. क्लास 11th केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम लोग पढ़ रहे हैं और अभी तक में हम लोग डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग करते हैं आगे का बात। देखिए, सबसे पहले डाल्टन्स का एटॉमिक थ्योरी था जिसमें कहा गया था कि एटम्स आर द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल्स ऑफ एनी मैटर। मतलब ये कि किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है वो होता है एटम, जो इनडिस्ट्रक्टिबल होता है, मतलब इनडिविजिबल होता है, जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन जब डिस्चार्ज ट्यूब में एक्सपेरिमेंट किया गया तब हम लोगों को पता चला कि एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, प्रोटॉन्स भी होते हैं, है ना। कैथोड रेज में इलेक्ट्रॉन्स मिला एंड एनोड रेज से प्रोटॉन मिल गया। अब साइंटिस्ट्स के दिमाग में एक बात ये चल रहा था कि आखिर ये इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स एटम में किस तरीके से अरेंज्ड है ना। तो इसी क्रम में जे थॉमसन ने 1898 में पहली बार एटम का एक डिटेल्ड मॉडल बनाया और इस मॉडल को ही कहा जाता है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, इस मॉडल में क्या क्या बात बताया गया, चलिए डिस्कस करते हैं। तो थॉमसन ने कहा कि एटम एक पॉजिटिव चार्ज का यूनिफॉर्म स्फीयर है। ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर। मतलब आप समझ लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है। ठीक है, स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, है ना। और पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन में, ये बात हमने सीख लिया है। इसका मतलब ये कि प्रोटॉन्स पूरे स्फीयर में फैला हुआ है इस तरीके से यूनिफॉर्मली। एक और बात, हमने इलेक्ट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास डिस्कस किया था। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन, है ना, ये दोनों निकाला था। अब जब इसे गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि मास ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के मास से लगभग 1800 गुना ज़्यादा है। मतलब कि मास ऑफ प्रोटॉन को आप 1800 से डिवाइड कर दो तो लगभग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाता है। इसका मतलब कि प्रोटॉन के मास से इलेक्ट्रॉन का मास 1800 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो नेग्लिजिबल है फिर, है ना। तो जो भी मास होगा एटम में वो किसकी वजह से होगा? प्रोटॉन की वजह से होगा। क्लियर? जो भी मास होगा एटम का वो किसकी वजह से होगा? प्रोटॉन्स की वजह से होगा। ठीक है, तो ये थॉमसन मॉडल में क्या बताया जा रहा है? ये स्फीयर पॉजिटिव चार्ज का है, मतलब प्रोटॉन्स का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरे एटम का मास इवनली स्प्रेडेड है पूरे इंटायर एटम में, पूरे एटम में मास फैला हुआ है। ठीक है, ये था। अब क्या कहा गया आगे? ये कहा गया कि इलेक्ट्रॉन्स इस एटम में मोर और लेस इवनली स्प्रेडेड है, इस तरीके से। क्लियर? क्या बोला गया कि इलेक्ट्रॉन्स इस पूरे एटम में मोर और लेस यूनिफॉर्मली स्प्रेडेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स के का जो चार्ज है उसको बैलेंस कर रहा है। मतलब कि एटम न्यूट्रल है। और अपने इस मॉडल का उन्होंने वाटरमेलन से कंपेयर किया। वाटरमेलन में जो रेड वाला पार्ट होता है ना, ये जो रेड रेड पार्ट बनाया है मैंने, ये रेड पार्ट क्या है? ये जो रेड पार्ट है वो प्रोटॉन्स है ना। मतलब जिस तरीके से वाटर में रेड रेड पार्ट होता है ना, वो समझ लो क्या है? प्रोटॉन्स है। ठीक है, और जो वाटरमेलन में सीड्स होते हैं जो नॉन यूनिफॉर्मली इधर उधर फैले हुए होते हैं, उसको समझ लीजिए कि वो इलेक्ट्रॉन्स है और वो पूरे प्रोटॉन्स के चार्ज को बैलेंस कर रहा है। ठीक है, इसलिए इस मॉडल का नाम वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है। इसी तरीके से
इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। प्लम पुडिंग क्या है? एक तरह से ये केक है जो ब्रिटेन में ज़्यादातर फेमस है। क्रिसमस में हर घर में ये प्लम पुडिंग बनाया जाता है। ये क्या होता है? ब्रेड क्रम्ब से बना होता है एक केक जिसमें ड्राई फ्रूट्स होते हैं। तो वो ड्राई फ्रूट्स को इलेक्ट्रॉन समझना है और जो केक है पूरा वो समझना है कि प्रोटॉन्स है। ठीक है, तो ये था थॉमसन का मॉडल। क्लियर है? अब समझते हैं इस बात को क्या कहा गया है, क्या लिखा गया है, जरा समझते हैं। थॉमसन in 1898 was the first to propose a detailed model of atom, है ना। इन्होंने पहली बार किसी एटम का डिटेल्ड मॉडल बनाया। He proposed that an atom consists of a uniform sphere of positive charge। क्या कहा गया कि एटम एक पॉजिटिव चार्ज का यूनिफॉर्म स्फीयर है इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड मोर और लेस यूनिफॉर्मली, जहाँ इलेक्ट्रॉन्स मोर और लेस यूनिफॉर्मली फैला हुआ है। दिस मॉडल ऑफ एटम इज नॉन एज प्लम पुडिंग मॉडल और वाटरमेलन मॉडल। इस मॉडल को वाटरमेलन से और प्लम पुडिंग से कंपेयर किया गया, इस वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल। ठीक, आगे क्या कहा गया? दिस मॉडल अज्यूम्ड दैट मास ऑफ एटम इज इवनली स्प्रेड ओवर द एंटायर एटम। मतलब एटम का पूरा मास पूरे स्फीयर में स्प्रेडेड है ना। ठीक है, क्योंकि सारा का सारा प्रोटॉन्स पूरे स्फीयर में फैला हुआ है ना, और प्रोटॉन का ही मास होता है, इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत कम है, तो प्रोटॉन की वजह से ही मास आता है एटम का, है ना। तो आप ये समझिए कि एटम का मास पूरे इंटायर एटम में फैला हुआ है क्योंकि प्रोटॉन्स फैला हुआ है चारों ओर। ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या कहता है? दिस मॉडल कुड एक्सप्लेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम। ये एटम के न्यूट्रलिटी के बारे में डिस्कस करता है। कैसे? क्योंकि इसमें कहा गया है कि पूरे स्फीयर में प्रोटॉन्स फैले हुए हैं और इलेक्ट्रॉन्स लेस और मोर इवनली इधर उधर फैला हुआ है, जिसके वजह से प्रोटॉन का चार्ज को इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर दे रहा है। ठीक है, इस वजह से एटम क्या है? न्यूट्रल है। लेकिन ये फेल कर गया, ये मॉडल फेल कर गया, डिस्कार्ड कर दिया गया इस मॉडल को। क्यों ऐसा? क्योंकि रदरफोर्ड नाम का एक साइंटिस्ट था, उन्होंने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, जिसके बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या हुआ था ना कि जब इसमें अल्फा पार्टिकल्स छोड़ा गया गोल्ड के थिन फॉइल से, तो मैक्सिमम रेज आर पार हो गया। ठीक है, और अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, और अगर एटम भी पूरा पॉजिटिव चार्ज का है और यहाँ से कोई पॉजिटिव चार्ज भेजा जाए तो वो आर पार तो होना नहीं चाहिए था, उसको ये क्या करता? रिपेल करके डिफ्लेक्ट करा देता। बट ऐसा हुआ नहीं, मैक्सिमम अल्फा रेज सीधा आर पार हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में थॉमसन ने कोई जवाब नहीं दिया, जिस वजह से ये कहा जाता है कि थॉमसन मॉडल रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। यही इसका फेल्योर का सबसे बड़ा कारण था, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रदरफोर्ड्स का न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। थैंक यू।